हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जेई मेन 2019 का और इस क्वेश्चन में जो सिचुएशन है उसको हम समझ लेते हैं। टू आइडेंटिकल बीकर्स ए एंड बी कंटेन्स इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड्स एट 60 डिग्री सेल्सियस ईच। दोनों लिक्विड का टेम्परेचर सेम है, ए का भी और बी का भी, एंड लेफ्ट टू कूल डाउन। Liquid in A has density of 8 into 10 raised to power 2 kg per cubic meter and specific heat of 2000 joule per kg per Kelvin, while liquid in B has density of 10 raised to power 3 kg per cubic meter and specific heat of 4000 joule per kg per Kelvin. Which of the following best describes their temperature versus time graph schematically? तो बेसिकली ये रेट ऑफ कूलिंग ही हमको इसमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये रेट ऑफ जो कूलिंग है, ये कूलिंग का प्रोसेस क्या है? तो जो कूलिंग की प्रोसेस है, इसमें कूलिंग प्रोसेस इज वाया रेडिएशन। तो इसमें जो कूलिंग हो रही है, ये किस प्रोसेस के थ्रू कूलिंग हो रही है? इसमें रेडिएशन के थ्रू कूलिंग होगी। ठीक है, अच्छा, जो दो कंटेनर इसमें कहे गए हैं, अगर हम वैसे दो कंटेनर इसमें बना देते हैं, एक कंटेनर हमने यहाँ पर बना दिया, इसमें है लिक्विड ए और दूसरा है लिक्विड बी। एक कंटेनर में लिक्विड ए, एक में लिक्विड बी है, ये हमने इसमें बना दिया है। अब होता क्या है, इन दोनों कंटेनर में जो लिक्विड है उनकी डेंसिटी अलग है। ठीक है, और क्या चीज़ अलग है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग है। तो रेट ऑफ कूलिंग का इसमें रोल है क्या? तो रेट ऑफ कूलिंग का इसमें रोल ये है कि dQ बाई dt, या मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, रेट ऑफ कूलिंग dt ओवर dt इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमको मास नहीं देखना है, हमको क्या देखना है? डेंसिटी दी हुई है, तो हम उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, dt ओवर dt इज प्रोपोर्शनल टू, मास को लिखा जा सकता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के बराबर। तो वॉल्यूम तो कैसा दिया है इसमें? क्वेश्चन में गिवन था कि वॉल्यूम तो दोनों लिक्विड का सेम है, तो इक्वल वॉल्यूम्स हैं। तो रहा सवाल केवल डेंसिटी का, तो डेंसिटी इनटू स्पेसिफिक हीट रो एस। हमको केवल ये कैलकुलेट करना होगा इस क्वेश्चन में। अब जो कैलकुलेट करने के लिए बचता है वो केवल ये कैलकुलेट करना है कि रो एस का जो प्रोडक्ट है वो किसके लिए ज़्यादा है। तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो लिक्विड ए के लिए अगर हम देखें रो ए एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी एस ए, तो रो ए कितना है? डेंसिटी 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, तो 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, और इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, लिक्विड ए हैज़ डेंसिटी इतना हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 2000, तो इसको हमने लिखा 2000। तो सिंप्लीफाई करने पर ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 के बराबर। ठीक है, अच्छा, फॉर लिक्विड बी, अगर लिक्विड बी के लिए कैलकुलेशन करते हैं इसी चीज़ का, तो लिक्विड बी के लिए रो बी एस बी की जो वैल्यू आएगी, रो बी कितना है इसमें क्वेश्चन में? डेंसिटी लिक्विड बी की कितनी दी है इसको देखते हैं। तो इसकी डेंसिटी है 10 रेज़ टू पावर 3 और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? 4000। तो ये सिंपली कितना हो गया मल्टीप्लाई करने पर? 4 इंटू 10 टू द पावर 6। तो एम एस की जो वैल्यू है या रो इंटू एस की जो वैल्यू है वो किसके लिए ज़्यादा है? इट इज़ ग्रेटर फॉर लिक्विड बी, तो लिक्विड बी के लिए ज़्यादा है। यानी कि जो dt ओवर डी एस dt ओवर dt आएगा, इसका मॉड लिख लेते हैं हम, ये किसके लिए? लिक्विड बी, और dt ओवर dt ये किसके लिए लिखा मॉड मैंने? लिक्विड ए के लिए। तो किस लिक्विड के लिए वैल्यू ज़्यादा होगी? जिसके लिए रो एस की वैल्यू कम है उसके लिए ये चीज़ ज़्यादा आएगी, यानी कि मॉडुलस ऑफ dt ओवर dt रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा होगा। तो रो इंटू एस की वैल्यू किसके लिए कम है? लिक्विड ए के लिए कम है। अगर लिक्विड ए के लिए कम है तो ये क्वांटिटी ज़्यादा होगी, यानी कि दिस इज़ ग्रेटर देन लिक्विड बी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं dt ओवर dt इज़ ग्रेटर फॉर लिक्विड ए। अब मैथमेटिकली हम देखेंगे कि dt ओवर डी ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप
ऑफ टी वर्सेज स्मॉल टी ग्राफ, इसका जो ग्राफ है उसकी ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्लोप किसकी ज़्यादा स्टीप होगी, डी टी ओवर डी टी फॉर लिक्विड ए। तो ज़्यादा स्टीप स्लोप किसकी है, इसकी है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये था 2019 की जेईई मेन की क्वेश्चन का डिस्कशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये है 2013 का क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में क्या सिचुएशन दी हुई है, इफ ए पीस ऑफ मेटल इज हीटेड टू ए टेम्परेचर थीटा एंड देन अलाउड टू कूल इन ए रूम टेम्परेचर विच इज़ एट टेम्परेचर थीटा नॉट। तो थीटा नॉट रूम टेम्परेचर है और इनिशियल टेम्परेचर कितना है मेटल का, थीटा के बराबर है। द ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर टी ऑफ द मेटल एंड टाइम टी विल बी। तो इसमें भी कूलिंग ही हमको चेक करना है कि क्या होगा। तो देखो ये भी जो कूलिंग का प्रोसेस है, in a piece of metal is heated on a temperature theta and then allowed to cool in a room which is at temperature theta naught. The graph between temperature T of the metal and time T will be close to. तो अब इसमें जो कूलिंग का जो प्रोसेस है, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज़ करेंगे। रेडिएशन के थ्रू ही कूलिंग हो रही होगी, ठीक है। कूलिंग प्रोसेस कौन सी है इसमें, कूलिंग प्रोसेस कौन सा है, ये है रेडिएशन। रेडिएशन से कूलिंग हो रही है इसमें, और हमें यूज़ क्या करना है इसमें, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हम क्या चेक करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद टाइम चेंज करते हैं, डी टी ओवर डी टी। और ये हमने पढ़ा हुआ है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के। किस किस के टेम्परेचर डिफरेंस के, सराउंडिंग के और बॉडी के। तो सराउंडिंग के और बॉडी के टेम्परेचर के डिफरेंस अगर हमने डेल्टा थीटा मान लिया है तो ये उसकी प्रोपोर्शनल होगा, डी टी ओवर डी टी। हालांकि मुझे ये डी टी ओवर डी टी ना लिख के फिर यहाँ डी थीटा ओवर डी टी लिखना चाहिए, ठीक है। डी थीटा चेंज इन टेम्परेचर है और इसको फिर हम लिख लेते हैं डी थीटा ओवर डी टी इक्वल्स टू माइनस के इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। जैसा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में कहा जाता है कि रेट ऑफ कूलिंग किस पर डिपेंड करता है, सराउंडिंग के और बॉडी के टेम्परेचर के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। तो ये टेम्परेचर का डिफरेंस है, ठीक है, सराउंडिंग का, और ये टेम्परेचर डिफरेंस किसका है, सराउंडिंग का और बॉडी के टेम्परेचर का डिफरेंस है। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको इंटीग्रेट किया, डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल टू माइनस के डी टी। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और इनिशियल टेम्परेचर बॉडी का कितना मान लिया जाए, तो मैं t इक्वल टू 0 पर इसका इनिशियल टेम्परेचर लिख लेता हूँ, कितना है, थीटा 1 के बराबर है। और टाइम t पर इसका टेम्परेचर बॉडी का कितना हो जाता है, थीटा के बराबर। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो ये जाएगा ln थीटा माइनस थीटा नॉट, और लिमिट्स हो जाएगी इसकी थीटा 1 टू थीटा के इक्वल माइनस के इंटू टी के बराबर। फर्दर सिंप्लीफाई करें, लिमिट्स रखने पर ये बचेगा ln थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन, थोड़े दो स्टेप डायरेक्ट कर दिया है मैंने, और फिर बचेगा थीटा 1 माइनस थीटा नॉट इक्वल टू माइनस के टी। लॉग हटा दें तो ये e की पावर में आ जाएगा, तो ये बचेगा एक्सप्रेशन थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा नॉट ई रेज टू पावर के टी के बराबर, ठीक है। और ये जो रिलेशन है टेम्परेचर का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइनली हमारे सामने आता है, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा 1 माइनस थीटा नॉट इंटू ई टू द पावर के टी के बराबर। तो आपको ना एक तरह से ये ना रिजल्ट डायरेक्ट याद भी रखना चाहिए फॉर्मूले की तरह से। जो स्टूडेंट्स जेईई का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको ना ये कई सारी चीज़ें फॉर्मूले की तरह से अगर याद रहती हैं तो टाइम सेव हो जाता है और आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम टाइम में ज़्यादा सॉल्व कर पाते हैं। तो उसको याद रखना। अब इसमें एक चीज़ देखो कि अगर मैंने इसमें वैल्यू रखी कि एट t इक्वल टू 0, तो अगर मैं t इक्वल टू 0 रखता हूँ इस पर, तो मुझे थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा, t को 0 रखा तो
ये वाली जो टर्म है ये कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ बचेगा थीटा नॉट प्लस थीटा 1 माइनस थीटा नॉट, तो थीटा नॉट कैंसिल होगा और बचेगा थीटा 1, तो थीटा इक्वल टू थीटा 1 होगा। एंड एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर मैं टी को इन्फिनिटी रखूँ तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो ये 0 होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये बचेगा थीटा इक्वल टू थीटा नॉट। अब यहाँ देखो कि ये ई की पावर माइनस के टी होने की वजह से, यहाँ पर ई की पावर माइनस के टी होने की वजह से ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, है ना, एक्सपोनेंशियल कर्व है। और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर ये 0 को टच भी नहीं करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी रह जाती है थीटा नॉट। तो हम इसमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफ होगा, अगर हमने टी इक्वल टू 0 लिया, ठीक है, तो ये ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होता है, थीटा इक्वल टू थीटा 1 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी पर जाते 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 ये कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट पर। तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी। सो करेक्ट आंसर इज डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो आपने एडवाइस सुनी मेरी, मैंने क्या कहा कि ये वाला जो फॉर्मूला है अगर आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इस पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2012 का हमारे सामने। ए लिक्विड इन ए बीकर हैज़ टेम्परेचर थीटा टी, यानी कि टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चेंज हो रहा है। एट टाइम टी एंड थीटा नॉट इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा नॉट है। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द करेक्ट ग्राफ बिटवीन log थीटा माइनस थीटा नॉट टू द बेस ई एंड टी इज। तो इसमें जो ग्राफ पूछा है वो टेम्परेचर का नहीं पूछा है, उन्होंने log ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस का ग्राफ पूछा है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हम जानते क्या है, हम जानते हैं कि डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट, ये हमको पता है। तो डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल टू माइनस के डी टी के बराबर। इसको हम क्या करें, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एल एन थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल टू माइनस के टी, और मैंने लिमिट नहीं लगाई, इसमें प्लस सी कर दिया है। जस्ट ये आइडिया देने के लिए कि हमको ग्राफ चेक करना है कि कौन सा ग्राफ होगा चारों ऑप्शन में से, हमको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकालनी, तो इससे हमारा काम हो जाएगा। तो अब हम इसको कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो अगर हम इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो हमारे सामने क्या आता है, जो वेरिएबल y है उसकी जगह क्या है, एल एन थीटा माइनस थीटा नॉट है। स्लोप जो है m, उसकी इक्विवेलेंट कौन सी चीज़ है, माइनस के है, यानी कि स्लोप नेगेटिव होगी इस ग्राफ की, और इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव है। और ये ग्राफ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, क्योंकि y की जगह क्या है, एल एन थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ग्राफ होना चाहिए स्ट्रेट लाइन। स्लोप कैसा होना चाहिए उसका, स्लोप नेगेटिव, एंड इंटरसेप्ट होना चाहिए पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव चाहिए। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है, इसमें एक ही ग्राफ है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन 2006 जेई का क्वेश्चन है, और इसमें भी रेडिएशन के कॉन्सेप्ट को हमें यूज़ करना है सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है। Assuming the sun to be a spherical body of radius r at temperature of T Kelvin, तो हमको ये अज्यूम करना है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सन क्या है, एक स्फेरिकल बॉडी है। ये मैंने बना लिया, सन स्फेरिकल बॉडी है और इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, तो ये रेडियस बना दिया हमने। टेम्परेचर कितना है इसका, टी केल्विन के बराबर है, वो भी लिख दिया। इवेल्युएट द टोटल रेडिएंट पावर, रेडिएंट पावर पूछ रहे हैं, वो पावर यानी कि जूल पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड, इंसिडेंट ऑन अर्थ एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सन। तो अर्थ की डिस्टेंस कितनी है, आर है,
इसके अलावा इंफॉर्मेशन ये भी दी है कि आर नॉट इज रेडियस ऑफ द अर्थ एंड सिग्मा इज स्टीफेंस कांस्टेंट। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा क्वेश्चन में, ये किस पर है? रेडियस का कॉन्सेप्ट, रेडिएशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिएशन इसमें हमको लगाना है, स्टीफेंस लॉ हमको इसमें यूज़ करना है। तो स्टीफेंस लॉ क्या कहता था? स्टीफेंस लॉ हमको ये बताता है कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फॉर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है? सिग्मा टी टू दी पावर 4, ठीक है। लेकिन ये होता क्या है? ये होता है जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जबकि इसमें पावर की बात हो रही है। तो हमको एरिया नहीं चाहिए इसमें, हमको केवल जूल पर सेकंड चाहिए। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, पावर जो रेडिएट कर रहा है सन वो पावर कितनी हो जाएगी? सिग्मा टी टू दी पावर 4 इंटू सरफेस एरिया ऑफ द सन, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया ऑफ द सन हो गया। अब ये अपने सरफेस से पर सेकंड इतनी एनर्जी को रेडिएट करता है। अब यहाँ पर आइए जरा हम आगे समझते हैं। अब मान जो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है हमने उसको यूज़ किया और ये हमने बनाया, ये क्या है? अर्थ है, ठीक है। अर्थ का साइज सन के कंपैरिजन में हम बना रहे हैं छोटा, और अर्थ की रेडियस कितनी लेनी है? अर्थ की रेडियस लेनी है आर नॉट के बराबर, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। और जो डिस्टेंस है अर्थ की सन से, वो डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर के बराबर है। अब हमको करना क्या है? यहाँ पर हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि इंटेंसिटी एट द पोजीशन ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो पोजीशन है वहाँ पर इंटेंसिटी क्या है। तो इंटेंसिटी के लिए मैंने क्या काम किया कि अर्थ को माना एक, अर्थ के सेंटर को लेके एक आर रेडियस का स्फीयर बनाया। तो ये मैंने एक स्फीयर यहाँ बना दिया है। इस स्फीयर की रेडियस कितनी है? आर के इक्वल है। ये है एक स्फीयर, ये स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है? आर के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर इंटेंसिटी को हम डिफाइन करेंगे, तो इंटेंसिटी कितनी है? यहाँ पर इंटेंसिटी होगी आई इक्वल टू, लिख देता हूँ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। तो इस आर रेडियस के स्फीयर से, ये जो स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर है, इससे जो एनर्जी पास हो रही है वो सारी की सारी एनर्जी पास होगी जो सन से आ रही है। और सन से टोटल एनर्जी रेडिएट कितनी हो रही है? वो हो रही है सिग्मा टी टू द पावर 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये एनर्जी हमने निकाली है स्टीफेंस लॉ से, और ये एनर्जी सन के सरफेस से रेडिएट हो रही है, और यही सारी की सारी एनर्जी इस स्फीयर से भी पास हो जाएगी जिसका रेडियस हमने लिया है स्मॉल आर के बराबर, एंड स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। तो इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होती है, तो ये जो एनर्जी है ये पर यूनिट टाइम तो ऑलरेडी है, अब मुझे एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये इंटेंसिटी आई इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4 इंटू आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या चीज़ आ गई हमारे पास? ये आ गई है यहाँ पर इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी तो आ गई है, अब हमको निकालना है कि पर यूनिट एरिया पर इतनी एनर्जी अगर गिरती है तो अर्थ के हिस्से में कितनी आएगी। तो हम ये बनाएंगे, मैं फिर से एक डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको कि ये जो एनर्जी है, ये सारी एनर्जी सन से, सन के सरफेस से पास हो रही है। हालांकि मुझे सेंटर से लाइन नहीं बनाना चाहिए थी, एनर्जी जा रही है कहाँ से? अर्थ, सन के सरफेस से रेडिएट हो रही है, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया, ये सारी एनर्जी जो रेडिएट हो रही है ये वाली एनर्जी है। पर यूनिट टाइम में जो एनर्जी सन का सरफेस रेडिएट करता है वो एनर्जी यहाँ से पास हो रही है। अब इस एनर्जी का कितना हिस्सा अर्थ के पास आएगा हमें वो कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये सारी एनर्जी तो अर्थ रिसीव नहीं करेगी, बिकॉज दिस एनर्जी इज बीइंग रेडिएटेड बाय द सन इन ऑल द डायरेक्शन। Only a fraction of this energy will be received by the earth. So how much fraction earth will receive? तो उसके लिए मैंने क्या काम किया कि यहाँ से ये अब एक अप्रोक्सीमेशन है कि हम ये मान लेंगे कि जो अर्थ का ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो पोर्शन में बना रहा हूँ,
ये जो पोर्शन है ये पोर्शन जो एनर्जी रिसीव करेगा यहाँ से, उसको हम मान लेंगे कि अर्थ पर ने जो एनर्जी रिसीव की है वो ये वाली है, ठीक है। और ये एरिया कितना है, ये एरिया होगा पाई इंटू आर नॉट स्क्वायर के बराबर। हम इसको कई स्टूडेंट्स को ये लग सकता है कि हमने सरफेस एरिया 2 पाई इंटू आर नॉट स्क्वायर क्यों नहीं लिया। ये हम नहीं लेंगे, ये गलत है इसको लेना, क्योंकि इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन है एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया, दैट एरिया इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि एनर्जी उस एरिया के परपेंडिकुलर आनी चाहिए। तो इसके हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो एनर्जी इस प्रोजेक्टेड एरिया पर आ रही है, अर्थ के सरफेस का ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है इतना वाला, इस प्रोजेक्टेड एरिया पर जो एनर्जी आ रही है वो इस पर परपेंडिकुलर गिरेगी सरफेस पर, है ना। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कितना लेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान रहे कि इसमें पाई आर नॉट स्क्वायर लेना है और ये हमको नहीं लेना, ये गलत होगा। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं, इंटेंसिटी आई तो हमने निकाल ली थी, ये इंटेंसिटी बताती थी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और अर्थ के क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पाई आर नॉट स्क्वायर के बराबर। तो फाइनली, अच्छा इसको मैं अब नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं, एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो होगी आई इंटू पाई आर नॉट स्क्वायर, यानी कि ये आएगा सिग्मा टी टू द पावर 4 आर स्क्वायर पाई आर नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। तो ये हमारा होगा इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये देख लेते हैं। तो इसमें हमको मिलेगा ये वाला पाई आर नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर सिग्मा टी टू द पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें इंटेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमको आना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अब हम आ गए हैं ये 2004 के क्वेश्चन पर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इसमें जो सिचुएशन है वो ये है कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ सन वेयर टू इंक्रीज फ्रॉम T to 2T and its radius from R to 2R, then the ratio of radiant energy received on the earth to what it was previously will be। तो अर्थ का रेडिएशन का रेट अगर बढ़ जाएगा तो अर्थ भी उसी रेशियो में क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा रिसीव करेगी। तो पहले सन जो है कितना एरिया था सन का, वो था, या मैं एनर्जी लिखूं पर यूनिट एरिया पर सेकंड पर यूनिट एरिया से सन जो एनर्जी रेडिएट करता है वो है सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 4। सेकेंड केस में ये होगा सिग्मा इंटू 4 पाई, और रेडियस कितनी है 2r इसका स्क्वायर, और टेम्परेचर कितना हो गया है 2T, तो 2T टू द पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 64। सो करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ रेडिएट्स इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। अर्थ से जो रेडिएशन आता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन में आता है, इंफ्रारेड में। जो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है उस स्पेक्ट्रम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है कौन सा, एक होता है विजिबल। विजिबल से जो ऊपर फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी, वो किस में चला जाता है, अल्ट्रावायलेट। और उससे कम फ्रीक्वेंसी वाला जो होता है वो होता है इंफ्रारेड। तो अर्थ का जो रेडिएशन है वो किस में हो रहा है, इंफ्रारेड रीजन में हो रहा है, इन्होंने कहा है। द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रम इज करेक्टली गिवन बाय।
तो ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से ये मिलेगा एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है? लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसमें बी वीन्स कॉन्स्टेंट कहलाता है। लैम्डा एम क्या है? लैम्डा एम इज द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू विच इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, तो द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रम इज करेक्टली गिवन बाय वीन्स लॉ, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल। Two spheres of same material have radii 1 meter and 4 meter and temperature 4000 Kelvin and 2000 Kelvin respectively. The ratio of energy radiated per second by the first sphere to the second sphere is, first to second. Two spheres of same material have radii 1 meter and 4 meter, temperature 4000 Kelvin, 2000 Kelvin. Energy radiated per second. तो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड क्या होती है? स्टीफेंस लॉ से ये होता है सिग्मा टी टू द पावर 4 इंटू एरिया। तो फर्स्ट स्फीयर के लिए चीज़ हम लिखते हैं तो आएगा E1 और सेकंड स्फीयर के लिए E2 इक्वल टू सिग्मा। फर्स्ट स्फीयर का टेम्परेचर कितना है? ये है 4000 केल्विन और एरिया कितना है? 1 मीटर, तो 4 पाई इंटू 1 का स्क्वायर। सेकंड स्फीयर के लिए ये होगा सिग्मा इंटू 2000 रेज टू पावर 4 इंटू 4 पाई इंटू रेडियस कितना है? 4 है, 4 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो इसमें सिग्मा तो कैंसिल ही हो जाएगा और ये होगा 4 टू द पावर 4, जो बचेगा कैंसिल करने पर 4 टू द पावर 4 एंड नीचे से बचेगा 2 टू द पावर 4 और नीचे एक चीज़ और बचेगी, वो है 4 टू द पावर 2। तो ये रेशियो आएगा 4 टू द पावर 2 अपॉन 2 टू द पावर 4, यानी कि 4 टू द पावर 2 यानी कि 16 और 2 टू द पावर 4 भी कितना होगा? 16। तो ये रेशियो कितना आता है? 1:1। तो कौन सा आंसर हुआ इसका? ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और ये क्वेश्चन है जेई मेन का 2022 का क्वेश्चन और ये किस पर बेस्ड है? ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर बेस्ड है। क्वेश्चन में ये पूछा है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द टेम्परेचर डिफरेंस। अब ध्यान रखना, ये ग्राफ टेम्परेचर में नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस में है। टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द वाटर एंड सराउंडिंग्स एंड टाइम एज शोन इन फिगर। The initial temperature of water is taken as 80 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल टेम्परेचर वाटर का 80 डिग्री लेना है। The value of T2 as mentioned in the graph will be, और ग्राफ जो दिया है इसको हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करना है। तो इसको अगर हम यूज़ करें, हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए? T1 माइनस T2/2। ये है एवरेज रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है, ये है एवरेज रेट ऑफ कूलिंग होता है। तो एवरेज रेट ऑफ कूलिंग T1 माइनस T2 इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सराउंडिंग एंड द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका एवरेज टेम्परेचर लिखते हैं ऑब्जेक्ट का T1 प्लस T2/2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर लिख लेते हैं थीटा नॉट। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ देखिए कि इनिशियल टेम्परेचर क्या है? 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री इज इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस है ये। ठीक है, यानी कि T1 माइनस थीटा नॉट कितना है? 60 है। और फिर कुछ टाइम के बाद यानी कि 6 मिनट के बाद ये टेम्परेचर कितना हो जाता है? डिफरेंस कितना हो जाता है? 40, यानी कि T2 माइनस थीटा नॉट इक्वल टू कितना हो जाता है? 40 के बराबर। तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आया? बेसिकली ये आया T1 माइनस T2। अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना जाएगा? 20। और इसमें टाइम कितना लगा है? इसमें टाइम लगा है 6 मिनट का। ठीक है, अब बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर है यहाँ पर T1 प्लस T2/2 वो कितना लिखेंगे? तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं T1 माइनस थीटा नॉट प्लस T2 माइनस थीटा नॉट
बाई 2 इक्वल टू 100। ये मैंने क्या किया, इसमें यूज़ किया मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो उसको सिंप्लीफाई करने से मुझे मिलता है T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस थीटा नॉट इक्वल टू, अच्छा बाई 2 किया था तो ये भी हो जाएगा, तो ये जाएगा 50। ठीक है, तो इस वाले केस के लिए T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस थीटा नॉट की वैल्यू कितनी है, 50 है, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 से हम वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर। तो T1 माइनस T2 बाई 2 ये कितना आया 20, नीचे टाइम कितना लगा है 6 मिनट का, इक्वल्स टू कांस्टेंट K इनटू T1, यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू लिखनी है, ध्यान दो, इसकी वैल्यू लिखनी है T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस थीटा नॉट, और उसकी वैल्यू कितनी है, ये है डायरेक्ट 50 के बराबर। तो इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे डायरेक्ट, ये सारी क्वांटिटी की वैल्यू 50 है, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। सिमिलरली सेकंड केस के लिए जब ये 40 से 20 का टेम्परेचर डिफरेंस आता है, 40 से 20 का जब टेम्परेचर डिफरेंस है तो टाइम कितना लगा है यहाँ से T2 माइनस 6, ये T2 और ये 6, तो बचेगा कितना T2 माइनस 6, और टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है 20 है, तो इसको हमने लिखा 20 और टाइम T2 माइनस 6 इक्वल टू कॉन्स्टेंट K, और जैसे कि हमने पहले सॉल्व करके इसको निकाल लिया था डायरेक्ट 50 के बराबर, सिमिलरली ये कितना आएगा 40 माइनस 20 बाई 2 यानी कि 20 के बराबर। ठीक है, पहले टेम्परेचर का डिफरेंस ये पूरा सॉल्व करके इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, क्या किया था, जैसे टेम्परेचर T3 माइनस थीटा नॉट, ये कितना दिया है क्वेश्चन में, ये 20 दिया हुआ है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला T3 माइनस थीटा नॉट, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है 20 है, और इससे पहले टेम्परेचर कितना था, इससे पहले था T2 माइनस थीटा नॉट जो कि किसके बराबर है 40 के बराबर। ये कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ की। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करके और डिवाइड कर दें 2 से, तो ये आएगा T2 प्लस T3 बाई 2 माइनस थीटा नॉट इक्वल टू 30 बचेगा, ये 20 प्लस 40 यानी 60 भाई 30 बचेगा, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 30 लिख सकते हैं। तो ये हुई इक्वेशन नंबर 5। दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें तो दोनों को डिवाइड करने पर क्या बचता है, ये बचेगा T2 माइनस 6 अपॉन 6 इक्वल्स टू 5/3 के बराबर। 3 से भी फर्दर इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 आएगा, यानी T2 माइनस 6 इक्वल टू 10, और सिंप्लीफाई करने पर T2 की वैल्यू कितनी आ जाती है 16 मिनट के बराबर। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 16 मिनट। ठीक है, चलिए अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, बस ये लास्ट क्वेश्चन था जो कि 2022 जेई मेन का था, इसको हमने डिस्कस किया है। तो पिछले कुछ सालों में जेई मेन के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि रेडिएशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर बेस्ड है, उनका हमने डिस्कशन किया, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और जैसा कि मैंने कहा आपसे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो फॉर्मूले हमको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूले हमको डायरेक्ट याद हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारा एग्जाम में टाइम सेव होता है, जिससे रैंक इम्प्रूव होती है। किस केस की बात कर रहा था, ये इस टाइप का जो फॉर्मूला है, इस तरह का जो फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में बेसिकली ना 3 तरह के फॉर्मूले का यूज़ होता है। वो 3 तरह के जो फॉर्मूले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, कौन कौन से हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में 3 तरह के फॉर्मूले मैं भी आपको लिख के बताता हूँ, जरा यहाँ लिखता हूँ। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में जो 3 तरह के फॉर्मूले हमें बार बार यूज होंगे, एक तो होता है dt ओवर dt इक्वल टू रेट ऑफ कूलिंग इक्वल टू सिग्मा EA T⁴ माइनस T⁻⁴ अपॉन m इंटू एस। एक तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए।
इसी को हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करके कन्वर्ट कर लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के फॉर्मूले में। तो dt ओवर dt इक्वल टू सम कांस्टेंट k, यानी कि जो आता है माइनस k, इसमें भी हमको माइनस लगाना चाहिए वैसे, तो माइनस k इंटू डेल्टा t के बराबर, एक ये फॉर्मूला आता है। फिर इसी फॉर्मूले को इंटीग्रेट करके, इसी वाले फॉर्मूले को दोबारा इंटीग्रेट करके k की टर्म्स में ही हम कौन सा वाला फॉर्मूला निकालते हैं, जिसकी बात मैं यहाँ पर कर रहा था कि जो आपको याद रखना चाहिए। अब मैं उसको दोबारा डेराइव तो नहीं करूँगा आपको, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है इस तरह का, ये रखना चाहिए याद, जिससे कि एग्ज़ाम में आपका टाइम सेव हो। और जेई मेन हम जानते हैं सारा का सारा खेल किस चीज़ का है, टाइम का है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कुछ एडिशनल टर्म भी आ गई, ये हटा देता। तो ये फॉर्मूला बेसिकली आता कहाँ से है, इसी से आया हुआ है। सिंबल थोड़े से चेंज हो गए हैं। यहाँ पर ये जो थीटा है, ये क्या चीज़ है, ये है टेम्परेचर एट टाइम टी, थीटा नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर है, यहाँ पर मैंने सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट लिया हुआ है। तो ये जो ग्राफ है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, बेसिकली ये ग्राफ कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। एक तो तुमको ये याद होना चाहिए, इससे अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये टेम्परेचर और टाइम के बीच में जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। और ध्यान रखना कि ये जो ग्राफ होगा ये वाला, इसमें ये टेम्परेचर थीटा और ये टाइम टी है, ये ग्राफ यहाँ पर ये टाइम एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर कहाँ तक जाना है, जीरो नहीं होना, फाइनल टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर पर होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना भी आसान होगा और एग्जाम में स्कोर करना भी आसान होगा। तो मैं अपना डिस्कशन यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। जैसे ही मुझको टाइम मिलेगा मैं और दूसरे क्वेश्चंस के साथ में, नए कॉन्सेप्ट के साथ में लेके आऊँगा।